So in last lecture we discussed about nuclear magnetic moment and electric quadrupole moment. So today we will discuss about the nuclear forces and we will study about its different properties. And this topic is very important because sometimes GATE या other competitive exams में direct nuclear forces की property से related question आ जाता है. So we should know that what are the different properties of nuclear forces. Okay. So first property is that nuclear forces are short range forces. Okay, जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं. यस, बिकॉज अगर हम इनको कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्सेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज से तो उनकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है. ओके, सो लार्ज डिस्टेंस तक भी हम फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो. बट जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो विद इन न्यूक्लियस एक्ट करते हैं. ओके, और न्यूक्लियस का साइज हमें पता है क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर. तो इससे ज्यादा जो अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो वेनिस हो जाएगा. ओके, सो जो न्यूक्लियर फोर्सेज है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में. और जो अगर अब इसको कंपेयर करें हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, सो उससे ऑलमोस्ट 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये. ओके, एंड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हम इसको कंपेयर करें तो अबाउट 100 टाइम्स. So nuclear forces are strongest in nature. Okay. Next point is that nuclear forces are saturated forces. Yes, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है विद इन अ रेंज ऑफ पर्टिकुलर एटॉमिक मास नंबर वो कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम सैचुरेशन बोलते हैं. ओके, सो न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्स. नेक्स्ट इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट. यस, अगर हम कोई भी दो न्यूक्लियॉन लेते हैं और उनकी जो स्पिन है वो पैरेलल है तो उनके बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू टू न्यूक्लियॉन्स व्हिच हैव एंटी पैरेलल स्पिन्स. ओके, सो दे आर स्पिन डिपेंडेंट. नेक्स्ट इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑफ एक्सचेंज नेचर as these forces come into existence due to exchange of pi positive pi negative mesons between the nucleons. Yes, जब भी दो न्यूक्लियंस हमारे इंटरेक्ट करेंगे जो भी उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेज होगा that will be due to the exchange of the mesons, और इसमें हम पायॉन्स को स्टडी करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज बिकॉज जो फोर्स है दो न्यूक्लियंस के बीच में इट डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, सो हम इनको नॉन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं. एंड जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं हमारे वो सेंट्रल फोर्स होते हैं. ओके, सो ये याद रखना, न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं वो नॉन सेंट्रल फोर्सेज होते हैं. एंड नेक्स्ट इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेज चेंजेस नेचर एट अ डिस्टेंस लेस देन 0.5 हर्मी. ओके, सो जनरली क्या होता है जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं जैसे कि हमने स्टडी किया है ना. बट क्या होता है अगर डिस्टेंस को हम फर्दर डिक्रीज करेंगे बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिसपे जो ये अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स का वो रिपल्सिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो अगर हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करें, मान लो कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस है ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. ओके, एंड जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, सो इट विल एक्ट डाउनवर्ड. जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो इट इज पॉजिटिव, सो इट विल एक्ट अपवर्ड. ओके, सो एट अ डिस्टेंस as we decrease the distance between two nucleons, attractive force will increase and there will be a certain distance at which this force will be maximum. But if we further decrease this distance, अगर और उसको पास लेके आएंगे न्यूक्लियंस को तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका जो नेचर है वो अट्रैक्टिव टू रिपल्सिव कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. So the last property is that nuclear forces are charge independent. Yes, it does not depend upon the charge of the nucleon. चाहे जो फोर्स हमारा दो न्यूट्रॉन के बीच में हो या दो प्रोटॉन्स के बीच में हो या फिर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हो, फोर्स तीनों में सेम ही रहेगा. वो डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था तो हमारा जो फोर्स है दोनों के बीच में वो डिफर करेगा एज कम्पेयर टू दैट बिटवीन टू न्यूट्रॉन. ओके, सो न्यूक्लियर फोर्सेज आर charge independent. Next topic is nuclear stability curve. This is the last topic of this chapter. So nuclear stability curve में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो किस कंडीशन में स्टेबल होगा. ठीक है, सिंपली हमें इसमें दो चीजें देखनी है. अगर हमारा जो एटॉमिक नंबर है
मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो, अगर वो 20 से कम है, ओके, तो उसके लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तभी हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 20 से ज्यादा है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इट हैज टू बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हमें अपना न्यूक्लियस स्टेबल करना है। ठीक है, सो बस दो ही चीजें हमें याद रखनी है। फर्स्ट, जो स्मॉलर एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड फॉर हायर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी कर्व को अब हम एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। जो ये एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ओके, सो अब जो फर्स्ट कंडीशन थी कि लो एटॉमिक नंबर के लिए, वो स्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन लाइन से। ये जो ग्रीन लाइन है इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे। ओके, अगर न्यूट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होंगे। तो ये स्टेबिलिटी कर्व है, जो इसको हम स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं इस लाइन को। ठीक है, अब अगर हमारा एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करेंगे तो जो स्टेबिलिटी कर्व है वो बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूट्रॉन एक्सिस। ओके, ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से जो हमारा स्टेबिलिटी कर्व है वो न्यूट्रॉन एक्सिस की साइड बैंड हो जाता है? दिस इज बिकॉज जो हमारे पास प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो पॉजिटिव के बीच में, प्रोटॉन के बीच में कोलम्बिक रिपल्सन होगी, वो डोमिनेट करेगी। अब उसी कोलम्बिक रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो दैट्स वाई ये जो कर्व है ये न्यूट्रॉन एक्सिस की साइड बैंड हो जाता है। और जो शेडेड रीजन है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी न्यूक्लियस अगर इसके बीच में होगा, इस रीजन के बीच में होगा, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, और अगर इस रीजन के बाहर कोई न्यूक्लियस है तो वो अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। ऐसे कैसे होता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस मान लो वो है, इस स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर लाई करता है इस साइड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब अगर इसको इस रीजन में आना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और बीटा नेगेटिव जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं वो एमिट करता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, सो न्यूक्लियाई विच आर द बीटा नेगेटिव एमिटर दे लाइज अबव द स्टेबिलिटी कर्व, वो इसके ऊपर लाई करते हैं। अब मान लो कोई न्यूट्रॉन इस साइड है, स्टेबिलिटी कर्व के डाउन साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। अब अगर इसको इस रीजन में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बीटा पॉजिटिव जिसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं वो एमिट करता है, और एक न्यूट्रिनो साथ में। ठीक है, सो द न्यूक्लियाई विच आर बीटा पॉजिटिव एमिटर लाई बिलो द स्टेबिलिटी लाइन। ओके, सो अभी हमें समझ में आ गया है ये ग्राफ, इसमें 3-4 पॉइंट ही है। फर्स्ट था कि जो अगर लो के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड, फॉर हायर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। थर्ड की जो रीजन है इसी के विद इन जो न्यूक्लियस लाई करते हैं दैट दोज आर ओनली द स्टेबल न्यूक्लाई, और अगर इसके बाहर है तो वो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल को भी स्टेबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। ओके, सो एज दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक, सो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है, और जो सेकंड चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं डायरेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।